पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रियंका और जयश्री एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं और सभी इससे परेशान होते हैं। फिर हम प्रियंका को देखते हैं जो कि मन ही मन कहती है मैंने उसे जवाब देने का मौका खो दिया, जबकि मैजिस्ट्री ने कुछ पकड़ लिया होगा। वहाँ शायद उन चीजों की कल्पना नहीं कर सका जो चीजें मैं उसे अभी भी बताने में अनेबल हूँ। क्या वो हर बात पर विश्वास करेगा कि मैं फ्यूचर में मरने के बाद प्रेजेंट में आ गई हूँ और सेकंड प्रिंस जेकब और अगेन के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। और यहाँ मैजिस्ट्री जिनके बारे में लग रहा था कि वो कभी नहीं मरेंगे, उनको बिना किसी डंड के मार दिया गया। क्या वह इन सभी बातों पे बिलीव करेगा? मैं निराश हूँ। शायद मैं अभी भी मैजिस्ट्री पर भरोसा नहीं करती हूँ, भले ही मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं किसी और से बेहतर जानती हूँ कि मैजिस्ट्री फर्डन से अलग है जिसने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैजिस्ट्री का रिएक्शन यहाँ वैसा नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। देन मैं श्योर हूँ कि मुझे हर्ट होगा, लेकिन क्या मैं हटाने के लिए तैयार हूँ? और वो डरती हुई कहती है जयश्री वहाँ चीज। तो जयश्री बोलता है प्रियंका आप शायद यहाँ भूल गए होंगे कि मेरे अंदर बहुत ही पेशेंस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप तैयार नहीं है तो मैं इंतजार कर सकता हूँ। अगर मैंने टाइम को बर्बाद किया तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। फिर प्रियंका कहती है मैं चाहती हूँ कि आप मुझे होल्ड करें। तो जयश्री शर्माते हुए कहता है लेकिन अभी बाहर उजाला है। तो प्रियंका कहती है हाँ मैं अभी करीब आना चाहती हूँ। अगर मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती तो मैं आपसे और अधिक प्यार करना चाहती हूँ। यहाँ कहती है प्रियंका जयश्री को किस करती है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ सेंटीमेंट होने लगते हैं। फिर प्रियंका मन ही मन कहती है अगर हम काफी करीब आ जाए और हमारे दिल के बीच कोई भी जगह ना हो तब शायद मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सब कुछ बता सकती हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं और डोलेस को देखते हुए कहती है अरे बाप रे इस चीज के बारे में इतनी अफवाह थी। यहाँ बहुत चीजें जिसे आप व्यक्तिगत रूप से कारीगरों को सिखा रहे हैं, इसे लेस कहते हैं, है ना? तो प्रियंका कहती है हाँ पिछली बार मैं आपको कुछ देना चाहती थी, इन्हें बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन यहाँ आपके और पहले प्रिंस के लिए और प्लीज यहाँ आइटम उन्हें दे दीजिए जिन्हें आप अपना मानते हैं मैजिस्ट्री। तो ऑटो कहती है क्या उनमें से एक उसे देना ठीक रहेगा? उन्हें देख सेलिन बोलने खुश होकर उन्हें देखने लगती है और मन ही मन कहती है मैं उनमें से एक चाहती हूँ। फिर प्रियंका कहती है अब यह मेरे हाथों से निकल चुका है इसलिए इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसे किसे देते हैं। तो ऑटो बोलते ओहो यहाँ सही है, क्या आप इस हफ्ता मुझे कुछ अपना टाइम दे सकते हैं? क्या आप मेरे साथ डेट पर चलना चाहेंगे? फिर हम दूसरी ओर जेकब को देखते हैं जो कि प्रियंका के पोर्ट्रेट को देखते हुए कहता है बिस्कॉट वीक क्या मेरी प्रियंका अभी भी ऑटो के गार्डन में फूलों के मैनेजमेंट को सीख रही है? तो वीक बोलता है ऐसा ही है। फिर जेकब बोलता है हाँ और नो काउंट। उसे कैसे पता चला कि वहाँ मेरी कानें और आंखें नहीं जा सकती, वह लड़कियों के गार्डन है। मैं कब से सोच रहा हूँ कि मैं बिना किसी परेशानी से उससे मिल पाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत ही याद कर रहा हूँ मेरी प्रियंका। फिर हम पहले सीन में देखते हैं ऑटो कहते हैं काउंटेस आप अभी भी लाहौस के कैटेस में नहीं गई है ना? तो प्रियंका कहती है हाँ मैं वहाँ नहीं जा सकी क्योंकि सब कुछ बहुत ही बिजी था। इस पे ऑटो कहती है मैंने सुना है कि आप जल्दी ही अपने घर लौट रहे हैं, क्या आप मेरे साथ कैथल्स में जाना चाहेंगे और वहाँ पर जाकर प्रे करना चाहेंगे? तो प्रियंका कहती है प्रे। फिर ऑटो कहती है मैं हमेशा से मैजिस्ट्री के हेल्थ के लिए वहाँ प्रे करती थी, मेरी नैनी भी हमेशा मेरे लिए प्रे करती थी और हाइनेस पहले प्रिंस हमारे बड़े भाई और अल्बर्ट के लिए मैं प्रे करती थी। आपके पास भी ऐसे लोग हैं ना जो आपके करीब है और आप उनके लिए प्रे करना चाहेंगे? देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जयश्री कहता है तो आप इस सप्ताह के लास्ट डे में प्रिंसेस के साथ कैथेड्रल जाना चाहते हैं? तो प्रियंका कहती है हाँ। फिर जयश्री कहता है वैसे भी मैं तुम्हें कैथेड्रल ले जाना चाहता था लेकिन हमारे पास उस दिन के लिए टाइम नहीं है जब तक कि हम चले नहीं जाते। मैं बहुत ही ग्रेटफुल रहूंगा अगर वो आपको कंपनी देने के लिए आए। फिर प्रियंका कहती है हाँ थैंक यू डियर। तो जयश्री कहता है ऐसा लगता है कि आप प्रिंसेस के साथ मिलजुल कर काम कर रही है, आप पहले ही फूलों के अरेंजमेंट से थक गई है और फिर उनके साथ निराई गुराई में हेल्प कर रही है। तो प्रियंका कहती है ये अमेजिंग नहीं है, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ काम इतना कठिन होगा और मेरे हाथों पे छाले पड़ जाएंगे। मैंने सोचा था कि मैं ये कर सकूंगी जैसे कि हाइनेस करती है। फिर प्रियंका गार्डन की बातों को सोचती है जहाँ पे ऑटो कहती है कि आप जानते हैं मेरा भाई मेरी भाभी की तुलना में अधिक बार कपड़े को बदलता है। तो प्रियंका कहती है क्या आप मैजिस्ट्री गोटियार के बारे में बात कर रहे हैं? तो ऑटो कहती है उसे बचपन से ही कपड़ों में इंटरेस्ट था। तो प्रियंका कहती है शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम है और इसका मतलब यहाँ है कि वो अपने लुक को लेकर इतनी कॉन्फिडेंस लेते हैं। इस पे ऑटो कहती है शायद, हालांकि मैं चाहती थी जो टाइम वो निकाल के खुद को मोर की तरह सजाता है वहाँ पहले प्रिंस को अटेंशन देने में ज्यादा अच्छा रहता। मेरे पास मेरे भाभी को देखने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है, ऐसा हस्बैंड होना कितना दयनीय है। हालांकि रॉयल फैमिली में ऐसा चलता है, सेकंड प्रिंस भी ऐसे ही है और मुझे भी सजना संवरना पसंद है और मुझे लगता है कि मैं इस तरह से अपने भाई के बारे में बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ।
तो प्रियंका मन ही मन कहती है मैं देख रही हूँ कि वो सेकंड प्रिंस को अपना भाई नहीं कहेगी, और वो कहती है का सेवरन तभी साइन करेगा जब योर हाइनेस आपको कोई पसंद करेगा। क्या आप अपनी ब्यूटी अपने हार्ट कनेक्शन से दिखाते हैं? तो ऑटो कहती है काउंटेस मैंने इसके बारे में पहले भी सोचा था, लेकिन आप एक एलोक्वेंट स्पीकर है, मैं कम्प्लीटली आपसे एग्री करती हूँ। तो प्रियंका कहती है थैंक यू। फिर ऑटो कहती है मैन जिन्हें आप देख रहे हैं सुंदर और संतुलित लेडीज को वो पहले अपनी वाइफ बनाते और फिर शादी के बाद उन्हें इग्नोर कर देते हैं। बाद में वो अपने वाइफ का ड्रेसअप करते हैं बैंक्वेट हॉल में जाने के लिए, जहाँ उन्हें अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है। उनके पास ऐसे वाइफ होते हैं, लेकिन फिर भी वो अन्य लेडीजों की तलाश करते हैं और उनकी वर्शिप करते हैं। सुविधा अनुसार शादी का सेवरन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ शादी केवल बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है, इसलिए इस बात को उन्हें परवाह नहीं होती है कि वाइफ क्या चाहती है। मैन का इंटरेस्ट कपड़ों में ज्यादा होता है और वो अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। शादी के बारे में कल्पनाओं से भरी कुलीन लेडी से निराश हो जाती है और फिर बिना किसी झिझक के वे अन्य आदमियों को अपना दिल देते हैं जो उन्हें कंसोल करता है। इसके बाद उन्हें बेवफाई का दोष ठहराकर उन्हें स्टेट से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ भी एक कारण है कि मैं शादी को टाल रही हूँ। ऐसा लगता है कि शादी के बाद भी मैं अकेली रहूंगी। जरा सोचिए, अगर मुझे अपने पैसे को खर्च करना होगा तो मुझे अपने पति को कहना भी होगा। ऐसे सिचुएशन में मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने से अच्छा मैं अपने फादर के साथ रहना पसंद करूंगी। ओहो, मैं श्योर हूँ कि यहाँ आपके शादी की कल्पना को चकनाचूर कर देगा सेलिन। तो सेलिन कहती है नहीं नहीं यू आर हाइनेस। इसमें ऑटो हंसने लगती है। फिर हम फर्स्ट सीन में देखते हैं प्रियंका कहती है कि वो बहुत ही टॉल्केटिव है और उसने मुझे बताया है कि मैं एक अच्छी लिसनर हूँ। इसमें जेचरी कहता है मैजिस्ट्री गोटियार हमेशा प्रिंसेस ऑटो की बातें करते रहते हैं। वो कहते हैं कि जब प्रिंसेस छोटी थी बहुत टॉमबॉय थी। फिर प्रियंका कहती है अच्छा ऐसा है। बैंक्वेट नाइट में मुझे यहाँ फैक्ट बहुत ही पसंद आया क्योंकि मैं लोगों का अटेंशन ले पाई और इसे ऐसे सिचुएशन में बदल दिया जिसमें मैं अपने लेस की मार्केटिंग कर सकूं और इसीलिए वो मेरे से अधिक क्लोज होना चाहती है। तो जेचरी कहता है ऐसा लगता है कि आप प्रिंसेस ऑटो के साथ जो टाइम बिताया उसमें एंजॉय किया। तो प्रियंका कहती है मेरे पास ऐसे स्टूडियो को कहने के लिए कोई भी सिस्टर नहीं है। प्रिंसेस ऑटो को हमारे बीच एज के गैप से कोई भी परेशानी नहीं है। आई होप मैं उससे और बातचीत करना जारी रखूंगी। तो प्लीज इस वजह से जेलिसी फिर मत कीजिए। फिर हम कुछ घंटे बाद का टाइम देखते हैं। प्रियंका मन ही मन कहती है मुझे इस बात को श्योर करना होगा। जब वहाँ टाइम आएगा जब मुझे जेचरी को बहुत सारी बातें बतानी होगी जो घटित हुआ था। मेरे पास सबूत के तौर पर सिर्फ मेरी यादें हैं। इस तरह मुझे अपनी यादों के अलावा किसी और चीज की जरूरत है जिसके लिए मैं श्योर हो सकूं। मरने से पहले मैंने गॉड से प्रे किया था कि अगर वो मुझे और एक मौका दे तो मैं जेचरी को धोखा नहीं दूंगी और स्टेट के प्रति उदास नहीं रहूंगी और मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। अब यहाँ चेक करने का टाइम है कि मेरा वापस आना यहाँ सच में गॉड ने किया है। फिर हम नेक्स्ट सीन लाहौस कैथल में देखते हैं। एक प्रीस्ट चिल्लाते हुए आता है हाई प्रीस्ट हाई प्रीस्ट। तो हाई प्रीस्ट कहता है क्या हुआ जॉन? मैं पूरा श्योर हूँ कि मैंने अपने ऑफिस में किसी को भी आने के लिए मना किया था। मुझे परमेश्वर से इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो जॉन बोलता है हाँ मैं देख रहा हूँ कि आप अभी भी किसी बात को लेकर टेंशन में हैं। फिर हाई प्रीस्ट बोलता है क्या आप समझते हैं कि पॉप के प्रसाद के बारे में चिंता करना कितना सरदर्द भरा काम है? मैं श्योर हूँ कि होलीनेस पॉप को हमारे पिछले साल की मास्टरपीस ऑफरिंग याद रही होगी। यहाँ मास्टरपीस बुक लाहौर के लेदर कारीगरों, गिल्ड कारीगरों, लेखकों, कलाकारों और चित्रकारों द्वारा बनाई गई है। उस बुक को बनाने के लिए 20 अनुभवी कारीगरों को 3 साल लगे। इसलिए हमें इस साल उस बुक से भी अधिक क्रांतिकारी कुछ ऑफर करना होगा। अगले साल क्लाइडेंस का सिलेक्शन होगा लास्ट इस साल के पेशकश के साथ। मुझे अवश्य ही पॉपों के पदों पर बैठे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। तो जॉन बोलता है हाँ मैं समझता हूँ, यहाँ आपके लिए एक ऑफर है। तो हाई प्रीस्ट बोलता है यहाँ सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यहाँ एक महान उद्देश्य के लिए है। फादर जॉन क्या आपको नहीं लगता है कि लाहौस की प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी? इसलिए प्रीस्ट जॉन आपने मेरे प्रार्थना में बाधा डाली है, इसका कोई अच्छा कारण जरूर होगा। तो जॉन कहता है ओह हमें महल से यह मैसेज मिला है कि प्रिंसेस ऑर्डो कुछ दिन पहले कैथल में दौरा करेगी। तो हाई प्रीस्ट परेशानी में कहता है यहाँ बात तो मैंने तुमसे पहले ही कही थी, ये बताओ कि अभी क्या हो रहा है? तो जॉन बोलता है हाइनेस के साथ आई एक लेडी, उन्होंने आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है। उन्होंने कहा है कि ये मैं आपको दे दूं। फिर हाई प्रीस्ट बोलता है क्या ये एक टॉर्च है या फिर एक इमेज? अगर यहाँ कोई बाइन और कैन जैसी चीज है तो इसे स्टोरेज में रख दीजिए। इस पे जॉन कहता है क्या आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं? इसे एक बार देख लो, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखा। फिर हाई प्रीस्ट उसे देखता है और चौंकते हुए कहता है वहाँ उस बॉक्स में एक गॉड बना हुआ कैंडल होता है। फिर हाई प्रीस्ट कहते हैं फादर जॉन उन लेडी का क्या नाम था? फिर जॉन कहता है काउंटेस ऑर्नो। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं उस कैथल में कैथल भी आई हुई होती है। उन्हें देख प्रियंका कहती है काउंटेस दबे। फिर ऑटो बोलती है अरे बाप रे कैथल आपसे मिलकर खुशी हुई।
तो कैथिल कहती है मैंने आपको नहीं देखा योर हाइनेस, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने बस काउंटेस अर्नो को फॉलो किया। जब से वह एंटी के साथ घटना हुई वह घटना आपको परेशान कर रही होगी, यही मेरे दिमाग में घूम रहा है। मार के मेरे हस्बैंड ने अर्नो को लेटर भेजा है, लेकिन मैं पर्सनली आपसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन मुझे टेंशन हो रही थी शायद आप मेरी माफी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मैंने सुना है कि आप जल्दी ही अपने स्टेट वापस जा रहे हैं, इसलिए मुझे टेंशन थी कि मैं आपके परेशानी का कारण बन जाऊंगी। तो प्रियंका कहती है परेशानी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके खिलाफ वहाँ कुछ भी नहीं था। हालांकि मैं आपकी माफी को एक्सेप्ट करूंगी और यहाँ सांस पाने के लिए थैंक यू। तो कैथिल प्रियंका का हाथ पकड़ते हुए कहती है देन काउंटेस अर्नो प्लीज प्लीज मेरे फ्रेंड बन जाओ। यहाँ सुन प्रियंका चौंक जाती है और मनी मन कहते हैं फ्रेंड एक फ्रेंड, यहाँ कैसा रिलेशनशिप है? मेरे पास इवोन, शोभे और विकी है, क्या मैं उन्हें अपना फ्रेंड मानूंगी? और तभी वहाँ ऑटो बोलती है अब जब मैं इसके बारे में सोचूं क्या आप दोनों की एज एक जैसी नहीं है? यह अच्छी बात है कि कम से कम आपके एज का एक आपके पास दोस्त हो और उसका भी सिचुएशन एक जैसा ही हो। और आपके लिए यहाँ दोस्त बनाना कैसे लगता है? तो प्रियंका कहती है अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अनकॉन्फिडेंस हूँ और मैं आपके देखभाल में रहूंगी काउंटेस दोबे। यहाँ सुन कैथलीन खुश होकर कहती है मैं भी काउंटेस अर्नो। उसी टाइम वहाँ पे जॉन आता है और वो कहता है मैजिस्ट्री काउंटेस हमें माफ करे, लेकिन हाई प्रीस्ट ने काउंटेस अर्नो को अर्जेंट मिलने के लिए बुलाया है। यहाँ सुन प्रियंका उसके पीछे जाने लगती है। उन्हें देख कैथलीन कहती है भगवान क्या हाई प्रीस्ट से मिलना यहाँ बहुत ही कठिन नहीं है? और वो सोच रहे हैं कि वो सबसे पहले काउंटेस अर्नो से मिलना चाहते हैं। तो ऑटो कहते हैं यहाँ बहुत ही कठोर है, क्योंकि जब मैं कैथर्ड में देखने के लिए आती हूँ तो वह कभी भी मुझ जैसे प्रिंसेस का वेलकम करने के लिए बाहर नहीं आता। काउंटेस अर्नो उस प्रीस्ट के थ्रू जो गिफ्ट भेजा था क्या यहाँ उसकी वजह से है? मुझे लगता है कि काउंटेस अर्नो के पास लेस के अलावा और एक सीक्रेट वेपन है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं हाई प्रीस्ट चिल्लाते हुए कहते हैं काउंटेस अर्नो आपको यहाँ चीज कहाँ से मिला? यहाँ सोचना कि किसी के मन में मोमबत्तियों को तराशने का आइडिया आएगा, यहाँ जेंटलमैन है और इसका यहाँ ब्यूटीफुल फेस यहाँ और भी क्रिएटिव है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ सुन प्रियंका खुश हो जाती है और मनी कहती है मुझे पता था कि यह उनको पसंद आएगा। मोमबत्तियों को तराशना मेरे पिछले जीवन में भी यहाँ अनसुना था। यह मेरे लिए भी सरप्राइज है क्योंकि मेरी नजर भी लग्जरियस चीजों पर थी। इसके अलावा यहाँ लेस के स्कार्फ से ढका हुआ है। मैं जानती थी कि मैं प्रीस्टी का अटेंशन ले पाऊंगी और नो लिए निको जैसा व्यक्ति बनना यह एक चमत्कार है। थैंक यू निको, तुम सच में गॉड द्वारा दिए गए मेरे लिए एक परसेंट हो। फिर हाई प्रीस्ट बोलता है अगर यहाँ ज्यादा परेशानी करने वाली बात ना हो तो क्या मुझे इससे ज्यादा मिल सकता है? मैं सिर्फ आपको ऑफर करना चाहता हूँ। तो प्रियंका मनी मन कहती है उसे मेरी सोच से भी अधिक पसंद आया और वो कहती है मैंने जो कुछ भी तैयार किया है यहाँ उसके सामने कुछ भी नहीं है और आप जिस आइटम के बारे में पूछ रहे हैं वह मेरे इंस्टेट में है। अगर आप इस आइटम को और चाहते हैं तो आपको जितनी जरूरत होगी मैं भेज दूंगी। यहाँ सुन हाई प्रीस्ट खुश होकर कहता है थैंक यू काउंटेस अर्नो, मुझे यकीन है कि यहाँ मेरी प्रार्थनाओं का जवाब है। मेरे पास आपको देने के लिए मेरी प्रार्थनाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या आपके पास एक पार्टिकुलर प्रे रिक्वेस्ट है? इसमें प्रियंका कहती है प्रे करने के बजाय मैं आपसे एक पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहूंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई और मुझे दे पाएगा, यहाँ आंसर आपके जैसे बुद्धिमानी ही दे सकते हैं। तो हाई प्रीस्ट बोलता है प्लीज बताइए, मैं हाई प्रीस्ट आपको सबसे बुद्धिमानी भरा उत्तर दूंगा। तो प्रियंका कहती है एक मिरेकल, मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि रिग्रेशन का कोई मिरेकल होता है? इसमें हाई प्रीस्ट बोलता है रिग्रेशन का मिरेकल मैडम रिग्रेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। सटीक शब्दों से कहो तो चर्च ऐसी घटना को पूर्व ज्ञान के समान मानता है। तो प्रियंका कहती है पूर्व ज्ञान। फिर हाई प्रीस्ट प्रियंका को चाय ऑफर करता है और कहता है रिग्रेशन और पूर्व ज्ञान उनके बीच का अंतर अविश्वसनीय रूप से अभी क्लियर नहीं है। जो संत पूर्व ज्ञान में सक्षम होते हैं वे प्रायः दावा करते हैं कि पीछे चले गए हैं। चर्च ने इसे पूर्व ज्ञान का एक उप प्रकार माना है। तो प्रियंका कहती है ऐसा डिसीजन कैसे लिया गया? मैं कहना चाहती हूँ आपने इसे रिग्रेशन के बजाय पूर्व ज्ञान मानने का डिसीजन क्यों लिया? तो हाई प्रीस्ट कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि उनका रिग्रेशन का सबूत केवल उनके दिमाग में ही मौजूद है। वे इसे अपने दिमाग से निकालकर हमें भी नहीं दिखा सकते, इसलिए इसे सबूत नहीं माना जा सकता। इस प्रकार यहाँ तर्क दिया जाता है कि भगवान ने शायद संतों को एक लंबा सपना दिखाया होगा। तो प्रियंका कहती है अच्छा ऐसा है, अगर कोई भी ठोस सबूत नहीं है तो इस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। और संतों की भविष्यवाणी क्या यहाँ सच होती है? इसमें हाई प्रीस्ट कहता है कुछ मामलों में वे सच होते हैं, लेकिन ऐसे भी कई मामले हैं जब वे ऐसा नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए आइए कहते हैं कि यहाँ वह आदर्श भविष्यवाणी है जिसे परमेश्वर ने देखा था और ये वे गैर आदर्श भविष्यवाणी जिन्होंने परमेश्वर ने देखा था। परमेश्वर लोगों को देना चाहता है सबसे आदर्श भविष्य। वे एक चुने हुए व्यक्ति को भेजते हैं और उनके सपने में बेकार फ्यूचर दिखाते हैं। फिर चुना हुआ व्यक्ति उस सपने को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश करता है और परमेश्वर के अनुसार एक आदर्श फ्यूचर को क्रिएट करता है। इस तरह जो संत बुरे भविष्य की सपने देखते हैं वो जाकर चर्च की हेल्प करने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि वह सपना सबसे बुरा सपना है जो कि भगवान नहीं चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि वे उन लंबे सपनों से जागे हैं काउंटेस और नो? और फिर वो मन ही मन कहते हैं, मैं बता सकता हूँ कि कुलीन लेडी ने मेरे लिए स्वादिष्ट नाश्ता तैयार किया है। और यहाँ फैक्ट्री की उसने रिग्रेशन के बारे में पूछा, नहीं पूर्व ज्ञान के बारे में। मैं इसके बारे में श्योर हूँ कि मुझे एक संत मिल गया है और अगर यह सच है तो मैं हाई प्रीस्ट बनना भूल जाऊंगा, मैं तो पॉप भी बन सकता हूँ। यहाँ सोचती है वो सपने देखने लग जाता है और बियांका मन ही मन कहती है, इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं एक संत हूँ, मैं बिल्कुल भी धार्मिक नहीं हूँ। मुझे अपने पिछली लाइफ में अपने पति पर परजीवी होने के कारण शर्मिंदा होना पड़ता था। और वो कहती है, प्रीस्ट क्या आपको नहीं लगता है कि वे चर्च की शक्ति को हासिल करने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं? यहाँ सुन हाई प्रीस्ट चौंकते हुए कहता है, ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए चर्च के पास यहाँ पहचानने का एक तरीका है कि क्या वो सचमुच संत है। हालांकि इसमें कोई समस्या नहीं है यदि यहाँ ज्ञात हो कि वहाँ व्यक्ति ईश्वर द्वारा चुना गया संत है। लेकिन अगर यहाँ बात सामने आ गई कि उसने झूठ बोला है, उसे धार्मिक कानून के तहत इस निंदा के लिए दंडित किया जाएगा। यहाँ सुन बियांका चौंकती है, मन ही मन कहते हैं, नहीं यहाँ तक कि बॉडी और रॉयल फैमिली के रिश्तेदार भी धार्मिक कानून से नहीं बच सकते हैं। मैं अन्यों के लिए समस्या पैदा नहीं कर सकती अगर मुझे यहाँ सबूत मिले कि मैं पीछे चली गई थी। और वो कहती है, ऐसा लगता है कि मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया है हाई प्रीस्ट, अब मैं जाना चाहूंगी। तो हाई प्रीस्ट चौंकते हुए कहता है, मैडम। और फिर मन ही मन कहता है, आप जा रही है? अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो संत हो सकता है इस तरह से जाने दूं तो मेरे पॉप का पोजीशन। और वो कहता है, ओह मैडम, मैं एक हाई प्रीस्ट हूँ, क्या मैं आप पर एक तरीका आजमाने की कोशिश करूं? यदि आप संत नहीं है तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा क्योंकि मैंने ही सबसे पहले इसका सुझाव दिया था। यहाँ सुन बियांका थोड़ा सोचने लगती है और कहती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में मैं सब आप पर छोड़ती हूँ। यहाँ सुन हाई प्रीस्ट खुश हो जाता है। इस तरह से संतों की पुष्टि अभिषेक के माध्यम से होती है। यदि पवित्र जल डालते टाइम संत की निशान दिखाई दे तो यह प्रमाण है कि वे संत है। इसके बाद बियांका के ऊपर वह पवित्र जल डाला जाता है। तो बियांका मन ही मन कहती है, यदि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैं संत हूँ, क्या मुझे राहत मिलनी चाहिए? और मैं धार्मिक भी नहीं हूँ और मैंने अपने हस्बैंड को भी धोखा दिया, हालांकि यहाँ मेरे पिछली लाइफ में हुआ था। मैं संत कहलाने के लायक नहीं हूँ, नहीं यहाँ एक बोझ है। लेकिन अगर मैं एक रियली में संत हूँ तो क्या मैं जेचरी की हेल्प कर पाऊंगी? फिर हाई प्रीस्ट कहता है, मैडम क्या आप जानते हैं कबूतर एक पवित्र जानवर है जो ईश्वर के इरादों को बताता है। आप प्लीज मुझे बताओ कि आप कैसा भविष्य चाहते हैं, संत काउंटेस और नो? यहाँ सुन बियांका रोने लगती है और कहती है, एक फ्यूचर। फिर वो जेचरी के बारे में सोचते हुए कहता है, जहाँ मेरे हस्बैंड जेचरी नहीं मरता है। इसके थोड़ी देर बाद हाई प्रीस्ट बियांका से कहता है, जल्दी ही चर्च आपके अस्तित्व की घोषणा करेगा ताकि जब आपकी परिचय की आवश्यकता हो आपको चर्च बुला सके। आप अपना नाम रजिस्टर कर दीजिए। तो बियांका कहती है, हाई प्रीस्ट मैं फिलहाल अपने आसपास किसी को भी यहाँ बताना नहीं चाहती, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं। जब आप मेरा नाम रजिस्टर में लिखेंगे तब क्या मैं गुमनाम रह पाऊंगी? तो हाई प्रीस्ट चौंकते हुए कहता है, यहाँ पॉसिबल है, लेकिन अगर आपको हस्बैंड को यहाँ पता चल गया कि आप संत हैं, काउंट और नो वहाँ आपकी बात ज्यादा सुनेंगे, तो फिर आप इसे छुपाना क्यों चाहते हैं? तो बियांका कहती है, मैं बस सरप्राइज हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी उंगलियों से चमत्कार कर सकती हूँ या फिर अपने सिर की रोशनी से कुछ नष्ट कर दूं। फिर हाई प्रीस्ट कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो बियांका कहती है, भले ही कैटहर्ड इसके बारे में कुछ भी करे, मैं फिर भी एक बियांका ही रहूंगी। लेकिन अगर मेरे हस्बैंड मेरी बातों को ज्यादा सुनता है क्योंकि मैं एक संत हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत ही दुख की बात हो गई। यहाँ कहकर बियांका वहाँ से आ जाती है। फिर वो कैथेड्रल से बाहर आती है, उसे देख इवन चिल्लाती है, कहती है, मैडम आपका स्वागत है, क्या आपने प्रिंसेस के साथ अपने टाइम को एंजॉय किया? तो बियांका तुरंत ही जाके इवन को हक कर लेती है। तो इवन कहती है, मैडम क्या आप ठीक है? क्या कैथेड्रल तो बहुत ही ठंडा था, मुझे आपको फॉलो करना चाहिए था। और फिर इवन माने मन कहते हैं, मैडम जो अपने कंधों पर भारी वजन लेकर थक कर वापस आई वो जल्दी ही सो गई। अगले दिन स्टेट में वापस लौटने से पहले मैडम ने सर रॉबर्ट के साथ फूलों के अरेंजमेंट में अपने लेसन को पूरा किया। प्रिंसेस ऑटो के साथ काउंटेस धोबे ने भी उनके साथ टाइम बिताया। जिस दिन वह स्टेट वापस जा रही थी वे दोनों उनको विदा करने के लिए आए थे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कैथिल बियांका का हाथ पकड़ती हुई कहती है, बियांका यहाँ बहुत ही शर्म की बात है कि आप वापस जा रहे हैं, मैं आपके बहुत करीब आना चाहती थी। तो बियांका कहते हैं, प्लीज मेरे स्टेट पे आइए कैथिल और आप भी योर हाइनेस। इस पे ऑटो कहती है, बियांका यदि आपको कोई भी बात परेशान करती है तो अपने दोस्तों को मत भूलना। तो बियांका कहती है, थैंक यू योर हाइनेस। फिर कैथलीन बियांका को हक कर लेती है। वही दूसरी तरफ जेचरी किंग से बातें करता है, जहाँ किंग कहते हैं, कैपिटल में हमेशा आते रहे काउंट, आपका यहाँ पे हमेशा वेलकम रहेगा। तो जेचरी कहता है, थैंक यू योर मैजेस्टी। उसी टाइम ऑटो चिल्लाती हुई कहती है, मैजेस्टी यदि आप उन्हें रोकते रहेंगे आज उनके पास खुले में सोने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं रहेगा, हमें उन्हें अभी भेजना होगा। इसके बाद वे सभी गाड़ी और घोड़े में बैठ जाते हैं। तो जेचरी बोलता है, चलो वापस चलते हैं। ऑर्नो में जाते टाइम बियांका की नजर जगह पर जाती है और बियांका मन ही मन कहती है, सेकंड पीस हमें देख रहे हैं, लेकिन तुम जिस भविष्य का सपना देख रहे हो मैं उसे साकार नहीं होने दूंगी।
और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।